प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण थे, जबकि पुलिस का दावा है कि स्थिति उग्र हो गई थी। स्थिति तब बिगड़ी है जब आप जबरदस्ती पार्लियामेंट में प्रवेश करने का आप प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का काम ऐसा है जिसमें एक पक्ष पुलिस से हमेशा जो है वो दुखी है। घटना हुई सोलापुर में, धरना देंगे हम दिल्ली में, जंतर मंतर पर देंगे। ये लोग, जिन लोगों ने डंडा जो है वो प्लेन क्लोज पे किया है, इसके ऊपर एक मतलब इसकी जांच आवश्यक है। मैंने अपने 36 साल के लगभग पुलिसिंग के करियर में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखा और कई जगहों पे देखा। यू डोंट एंजॉय टेकिंग किसी के ऊपर लाठीचार्ज करना, किसी इन चीजों को। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो नो फिल्टर। लोकतंत्र में प्रतिरोध का मतलब है अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ बोलना, देश चलाने का जिम्मा लेने वालों से जवाबदेही तलब करना। भारत का इतिहास ऐसे ही सफल जन आंदोलनों से लिखा गया है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर 70 के दशक के जेपी मूवमेंट और फिर निर्भया आंदोलन तक हर बड़े बदलाव की नींव सड़क पर ही रखी गई है। जब देश का नौजवान सड़क पर उतरता है तो उसके सीने में सिस्टम के खिलाफ एक जायज आग होती है। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के सताए लाखों स्टूडेंट्स ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाला तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के व्यंग से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने का जिम्मा लिया। 20 जुलाई को जब चलो संसद का नारा सीजेपी लीडरशिप में दिया तो देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर साफ शब्दों में गुजारिश कर रहे थे, ये सोचकर कि सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन जुलाई के आखिर हफ्ते तक आते आते इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध की तस्वीर अचानक बदल गई। पुलिस और छात्रों के बीच खूनी झड़पें हुई, मीडिया के कैमरे तोड़े गए, पुलिस की गाड़ियों पर तलवारें लहराई गई। जब आंदोलन सड़क पर पुलिस से भिड़ने लगता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद अपना पूरा असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हिंसा से हासिल की गई जीत कभी स्थायी नहीं होती। हम कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए सीधे आज इस नो फिल्टर के एपिसोड में मुद्दे पर आना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा ये युवाओं का है। उससे बड़ा मुद्दा है युवाओं का जो प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बुलाया था, 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, नई दिल्ली इलाके में हंगामा हुआ। आरोप है कि पुलिस वालों को घेर कर उनके लिंचिंग की गई, कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी, उनके परिजनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वहीं आरोप पुलिस पर भी है, जिस तरीके से हैंडल किया गया। महिलाओं के साथ आरोप है कि बदसलूकी एक अधिकारी के जरिए की गई। आरोप है कि पैलेट गन चलाया गया। तो दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, सवाल पुलिस पर भी है, सवाल प्रोटेस्टर्स पर भी है। इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पुलिस सेवा के बेहद अनुभवी और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ओपी मिश्रा जी। आप दिल्ली पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी के तौर पर अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जटिल कानूनी व्यवस्था हो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय क्षेत्र हो, गोवा के पर्यटन सुरक्षा हो या फिर चंडीगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, हर जगह अपनी सख्त कार्यशैली और दूरदर्शिता की छाप छोड़ी है। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग रिफॉर्म्स और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर आपकी गहरी पकड़ मानी जाती है। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिनय, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो रोज होते हैं, लेकिन इस बार सीजेपी प्रोटेस्ट में ऐसा क्या अलग हुआ कि बात वाटर कैनन, आंसू गैस और पैलेट गन्स तक पहुंच गई? अभिनय, आपने जो इस पूरे पोस्टकार्ड की एक पृष्ठभूमि दी, उसमें आपने कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया है। तो किसी भी धरना प्रदर्शन या कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी स्थिति होती है या चीजें होती हैं, उसको एक पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है, एक पूरे परिप्रेक्ष्य में। तो मैं इस पूरे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसको भी एक पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करता हूं और आपको मैं उसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। जी। देखिए, संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ साथ संविधान के द्वारा अभिव्यक्ति के माध्यम से ही आप अपने जो अपेक्षाएं हैं, आप अपने जो फीलिंग्स हैं, आप अपने विरोधाभास है, आपका जो विरोध होता है वो भी आप प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम प्रोटेस्ट, धरना और अनशन के रूप में जानते हैं। और
पुलिस के जो कई महत्वपूर्ण ड्यूटी है, पुलिस के कई महत्वपूर्ण दायित्व हैं, जिसमें एक दायित्व ये भी है कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, युवा भी उसमें आते हैं, वो पुलिस इंश्योर करे कि वो सारे अधिकार जो है बिना किसी भेदभाव या बिना किसी परेशानी के उसको अवेल करे। अब हर प्रोटेस्ट का अपना एक स्वरूप होता है। हर तरह का प्रोटेस्ट जो है, एक ही प्रोटेस्ट कोई रिलीजियस प्रोटेस्ट है, उसके नैरेटिव्स अलग होंगे, उसका स्वरूप अलग होगा, उसकी जो गैदरिंग होगी, उसमें जो लोग आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे वो अलग होंगे। इसलिए जो पुलिस अपनी रणनीति तैयार करती है किसी भी इस तरह के कानून व्यवस्था से को हैंडल करने के लिए, वो प्रोटेस्ट के प्रोफाइल को देखकर करती है और प्रोटेस्ट के प्रोफाइल को ध्यान में ही रख के, और इस केस में सीजेपी के प्रति जो उनका प्रोटेस्ट है उसको फैसिलिटेट करने में दिल्ली पुलिस ने बहुत उदारता दिखाई। मतलब कोई व्यक्ति ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ पर धरना डालना चाहता हूँ, और वो विदेश से आते हैं और उनको विदेश से उतरते ही उनको अनुमति की जो है वो प्रति भी उनको पकड़ाई जाती है। तो और जिस जिले में ये प्रोटेस्ट हुआ है, जिस जिले में ये अनशन और धरना हुआ है, उस जिले का भी मैं उसके प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। दिल्ली में अन्य जिले भी हैं, 11-12 जिले हैं दिल्ली में। हर जिले का अपना एक अलग प्रोफाइल है, क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है वो सबसे संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, और उस जिले की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि उस जिले की जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग ड्यूटी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्योंकि जंतर मंतर होने के चलते वहाँ पर हमेशा धरना प्रदर्शन होता रहता है। जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो और चूंकि वहाँ पर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, सारे संवेदनशील इलाके उसी जिले में स्थित हैं, इसलिए वहाँ एक सुरक्षा का जो कवच है वो भी दूसरे जिलों के बनिस्बत बहुत अलग होता है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस जिले के 90% समय केवल क्राउड को हैंडल करने में ही जाता है, तो एक पीरियड के बाद उनको हैंडल करने की उनके अंदर एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस भी डेवलप कर जाती है, दक्षता भी डेवलप कर जाती है, टॉलरेंस डेवलप कर जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये उसी जिले में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन जब धरना प्रदर्शन होता है तो इसमें जो लोग प्रदर्शन करते हैं वो अपने ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनको भी जिस वक्त पुलिस अनुमति देती है काफ़ी हिदायतें उनको दी जाती है, क्योंकि प्रोटेस्ट को हैंडल करने का एक डिटेल्ड एसओपी है, डिटेल्ड एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत जो है पुलिस इन सब चीज़ों को हैंडल करती है। तो इस बार के प्रोटेस्ट में प्रॉब्लम हुआ है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों हुआ। कहीं ना कहीं जो अनशनकारी हैं, जो धरना देने वाले लोग हैं, जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी पुलिस को दिए गए आश्वासन और जो उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा तय की गई होगी कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, उसको भी उन्होंने क्रॉस किया, और तभी वहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और जब आपका बातचीत भी चल रहा है, बातचीत का भी सिलसिला जारी है, उसके बीच में अब पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी हालत में एक भीड़ को जो है उसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। वो एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत ही मतलब जो है वो पूरा कैबिनेट, सारे मंत्री, सारे वहाँ पे
जो संसद में संसद सदस्य हैं, सब लोग रहते हैं, उसके सुरक्षा की एक जो घेरा है वो अलग है, उसकी जिम्मेदारी भी अंदर की एक अलग संस्था के साथ है, बाहर की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में अगर आपका ये कहना है कि क्यों समस्या हुई, तो समस्याओं के कारणों का जब हम विश्लेषण करेंगे तो दो कारण इसमें जो मूल रूप से उभरते हैं वो ये है कि पुलिस के जो कानूनी निर्देश हैं उनका प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर उसका जो है वो पालन नहीं किया, और जिसके चलते पुलिस को इसको कंट्रोल करने के लिए जो उनको कानून प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं वो उनको जो है उसका इस्तेमाल करना। एक चीज मैं इसमें आपसे समझना चाहूंगा सर कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण थे, जबकि पुलिस का दावा है कि स्थिति उग्र हो गई थी। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के नजरिए से देखें तो किसी प्रोटेस्ट में अचानक वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है जहां पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बल का प्रयोग कब करना है, ये बड़ा ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। जी। ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि और ये लिखित में है, इसका गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस के अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इसके बारे में कि जब कभी आप कानून और व्यवस्था में भीड़ को नियंत्रण करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है, चूँकि ये पुलिस के बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों में एक है, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, तो इससे संबंधित जो इनकी एक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग में अधिकारियों को भी और जो उसमें नीचे स्तर के भी जो अधिकारी मतलब पुलिसकर्मी होते हैं अप टू द लेवल ऑफ कांस्टेबल, उन सबको बेसिक ट्रेनिंग में इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए भी कि पहले जब तक ये प्रदर्शन लगभग कम से कम 1 महीने से ज़्यादा दिन से चल रहा था और शांतिपूर्ण ढंग था, शांतिपूर्ण था। पुलिस को भी कोई समस्या नहीं थी, प्रदर्शनकारियों को भी कोई समस्या नहीं थी। स्थिति तब बिगड़ी है जब आप जबरदस्ती पार्लियामेंट में प्रवेश करने का आप प्रयास कर रहे हैं, और वो उसके पहले भी जब आप प्रवेश करना चाह रहे हैं तो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया उसमें ये होता है कि पुलिस पहले आपको वार्निंग देती है कि भाई आपका जो है ये कदम ठीक नहीं है, ये कानून की दृष्टि से जो है ठीक नहीं है, तो आप ये मत करिए। आप अगर वार्निंग पे ही रुक जाते हैं तो पुलिस को उसके आगे के स्टेप को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी अपनी उग्रता को बरकरार रखते हैं और पुलिस को ऐसा, वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनको ऐसा लगता है कि इसके बाद हम अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है, तो उस ग्रेडेड रिस्पॉन्स के तहत ही फिर उसके बाद वो जो है वाटर कैनन जो है वो चलाते हैं, पानी का बौछार करते हैं कि इस पे भी शायद भीड़ जो है तितर-बितर हो जाए। वो भी जब नहीं सफल हो पाता है, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब जो है केन चार्ज, लाठी चार्ज करनी पड़ती है। उसके बाद जो है फिर वो भी नहीं होता है तो आंसू गैस के गोले खोले जो है छोड़े जाते हैं वो। तो इसमें आपने देखा होगा कि अंतिम स्तर तक पहुंच गया, तब तक भीड़ ने अपने आप को रोका नहीं, और भीड़ मतलब उग्र भीड़ जो है वो उत्सुक थी कि हम जो है सारे बैरिकेड्स को तोड़ के, और ये लेयर्ड होता है, हर जगह बैरिकेड लगा हुआ है, आप सारे बैरिकेड्स को तोड़ के, तो एक पॉइंट के बाद पुलिस को जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। जी। इस केस में भी इन चीज़ों को फॉलो किया गया है, उसके बाद ही वो एक्शन लिया गया। जी। जैसा कि आपने बताया क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस के पास एक तय एसओपी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आई हैं उसमें प्रदर्शनकारी के चेहरे और सिर पर छर्रे लगे दिख रहे हैं। क्या यहाँ एसओपी का उल्लंघन हुआ है या सिचुएशन ही ऐसी थी? अभिनय जी, मैं इस पर बहुत विस्तृत में आपसे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि ये पूरा जो इशू है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, और सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी अभी चर्चा हो रही है इसके ऊपर कि क्या इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो इस स्तर पर मैं जब इस पे कोई लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ इस पे अपने विचार भी व्यक्त किए हैं,
जी, जो भी आजकल पब्लिक डोमेन में है, जो समाचार पत्रों के द्वारा है, जी, तो उसके ऊपर अभी मुझे कोई भी टिप्पणी करना जो है वो जी, उचित नहीं होगा। जी। ठीक है सर। हम आगे बढ़ते हुए सवाल को अगर 15-20 सेकंड के वायरल वीडियो देखकर लोग तुरंत धारणा बना लेते हैं। कोई पुलिस को बड़बड़ कहता है, कोई छात्रों को दंगाई। क्या पुलिस की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो अपना पक्ष पब्लिक ओपिनियन में सही समय पर नहीं रख पाती है? अभिनय जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी, अ, पुलिस का काम ऐसा है जिसमें एक पक्ष पुलिस से हमेशा जो है वो दुखी होंगे, और वो पक्ष कौन-सा है? जो पक्ष कानून का उल्लंघन करता है। ये नॉर्मल, इसमें किसी अपराधी से अगर पुलिस ये उम्मीद रखे कि वो पुलिस की प्रशंसा करेगी, तो ये संभव नहीं है। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो दायित्व होता है कि पुलिस बनी है आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जान-माल की सुरक्षा के लिए, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे प्रोटेस्ट में जब पुलिस के साथ भी ज्यादती हुई है, पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, तो दुविधा ये रहती है कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स के पार्ट है। जिस तरह कोई भी व्यक्ति आज कैमरा अपना ऑन करके प्रोटेस्ट के साइड पे जाके वीडियो बना के और अपना अपना जो है वक्तव्य शुरू कर देते हैं। यू हैव काफ़ी आपके पास पब्लिक जर्नलिस्ट हैं आजकल, जो कि जिनके पास एक कैमरा होना चाहिए। बहुत लोग इसी मनसे से वहाँ गए भी थे। उन लोगों ने वीडियो बनाया, बोला। पुलिस इस ढंग से नहीं कर सकती है। तो पुलिस जी, को जो अपना अगर कोई विचार रखना होता है, किसी चीज़ को खंडन करना होता है, तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिनको अधिकृत किया गया है इस संबंध में बोलने के लिए, वो इसकी सूचना देते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कई जी, ऐसे वीडियोज़ भी जो है आए हैं जिसमें कहा गया कि एक ये कांस्टेबल है जो दिल्ली पुलिस में है, जी, जिसने अपना नौकरी छोड़ दिया। वर्दी एक छोड़ दी। उत्तराखंड का एक इसके बारे में, और आपने सब्सिक्वेंटली देखा कि उत्तराखंड की जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये पहले ही डिसमिस होने के कगार पे है, इसलिए इसको निकाला नहीं गया। उसी तरह से एक दूसरे वीडियो में जिस व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस के हैं, उसका भी खंडन दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, उनके जो अधिकृत अधिकारी हैं, उन्होंने चीज़ों को खंडन किया है, और कई महत्वपूर्ण ऐसी अफ़वाहें हैं जिनका खंडन उन्होंने किया है। तो हम एक हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा है, हमारे लिए एक जी, सीमा तय है, चूँकि हम एक बहुत ही अनुशासनिक संगठन के सदस्य हैं, हमारा कंडक्ट रूल्स है जो हमको गवर्न करना सकता है, तो हमारी वही दुविधा रहती है कि हम उसको नहीं लांघ सकते। लेकिन पुलिस का ये भी कर्तव्य है कि ऐसे परिस्थितियों में अगर गलत चीज़ें, अफ़वाहें फैल रही हैं, तो उनका भी खंडन जो है वो आवश्यक है। तो इस तरह जी, की चीज़ों का खंडन, इस तरह के चीज़ों का डीमिस्टिफिकेशन, वो हमेशा आधिकारिक सूत्रों द्वारा, अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो इस प्रोटेस्ट के दौरान भी किया गया है। जी। एक सवाल जो जिसके अब इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया आउटलेट्स में भी बहुत ज़्यादा चर्चा रही कि बिना नेम प्लेट वाले पुलिस वाले, बिना वर्दी के और हाथों में डंडे लिए घूम रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिली। तो इसको लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पे आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि इसको लेकर क्या बिना यूनिफ़ॉर्म या फिर बिना नेम टैग को लेकर कोई एसओपी या और हाथों में डंडे लेकर इसको लेकर क्या मतलब पुलिस मैनुअल में है? देखिए इसके बारे में अभिनय जी, जी, पुलिस के बहुत विंग्स होते हैं। जी, पुलिस में ऐसे भी विभाग हैं छोटे-छोटे, जहाँ जी, पर उनका पहनावा ही जो है वो प्लेन क्लोथ्स का होता है। वो जी, यूनिफ़ॉर्म में नहीं ड्यूटी देते हैं, ठीक है? मैं वैसे यूनिट्स की आपके को नाम नहीं, मतलब आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जी, पुलिस में बहुत इस तरह के दायित्व है जिसका निर्वहन लोगों को अपने जो है वो बिना यूनिफ़ॉर्म के भी देते हैं। जैसे
सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मतलब यूनिट है। आपने सिक्योरिटी के जो लोग होंगे उनको देखा होगा कि उनका एक अलग ही यूनिफॉर्म होता है। जी। अब इस धरने में जो प्लेन क्लोथ्स पहन के लोग डंडा लेकर और कर रहे हैं, इसके ऊपर ये कहना कि ये पुलिस के ही लोग हैं, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। जी। इसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, जो फलां व्यक्ति जिस जिस क्राउड में इतने लोग आ रहे हैं, तो उनको एक आदमी लाठी लेकर और प्लेन क्लोथ्स में उसको ये कहना कि ये पुलिस का ही आदमी होगा, ये उचित नहीं होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा भी है कि इस दृष्टि से भी दिल्ली पुलिस ने ज़रूर इन आरोपों को जो है उनकी जांच की होगी कि ऐसे कौन लोग हैं। लेकिन जहाँ तक प्लेन क्लोथ्स में ड्यूटी देने की होती है, प्लेन क्लोथ्स में पुलिस के ऑफिसर्स को ऑथराइज्ड अधिकृत ड्यूटी देने के लिए भी है, इसका भी प्रावधान है। उसका अपना वो अधिकृत लोग होते हैं, उनको कई संवेदनशील जगहों पर भी तैनात किया जाता है, क्योंकि संवेदनशील जानकारियां जो हैं उनको उनसे प्राप्त होती है। वर्दी पहने हुए व्यक्ति की उपस्थिति में कोई भी अपराधी कोई चीज़ जो है वो नॉर्मली, या कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति नॉर्मली नहीं डिस्क्लोज करेगा। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में जो व्यक्ति वर्दी में, जो पुलिस का व्यक्ति है और अगर वो प्लेन क्लोथ्स में है जिसको अधिकृत किया गया है, तो वो जरूर इस तरह के संवेदनशील जो है जानकारी प्राप्त करके, और उससे कोई अगर बहुत गंभीर घटना उठना होने की संभावना होती है, उसकी भी उससे रोकथाम हो सकती है। तो ये लोग जिन लोगों ने डंडा जो है वो प्लेन क्लोथ्स में किया है, इसके ऊपर एक मतलब इसकी जांच आवश्यक है, उसके पहले कि हम कहें कि ये कौन लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी। और अब तो चूंकि वहाँ पे जिस तरह की मतलब व्यवस्था रही है, जितने सीसीटीवी कैमराज वगैरह हैं, उन सब सारी चीज़ों में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में जैसे जैसे धीरे धीरे अभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, ये भी सामने आ जाएगी। जी। नई दिल्ली का इलाका देश का सबसे हाईली प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है, जहां आम आदमी का बैग तक 10 बार चेक होता है। वहां पत्थरों से भरा एक ट्रक बैरिकेड्स के अंदर कैसे पहुंच गया? क्या ये इंटेलिजेंस की चूक थी या फिर लोकल पुलिस का ढीला ढाला रवैया? अभिनय जी, अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में भी, इसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस का जो है वो आधिकारिक बयान आया हुआ है कि जो ट्रक जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल था, जिसमें जो ट्रक वहाँ फिरोज शाह रोड के आसपास किसी गंभीर दुर्घटना में जो है वो इन्वॉल्व था, जिसमें कई लोगों को चोटें आ गई थी, तो उसके बाद इस ट्रक को प्रॉबेबली जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उसने, वहाँ के संबंधित थाना ने उसको सीज किया था। तो वो एक केस प्रॉपर्टी थी, वो ऐसे नहीं थी कि लवारिस थी, वो किसी केस में वांटेड थी। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी जो समाचार पत्रों से उपलब्ध हुआ है, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। और जिसका मतलब दुरुपयोग, चूंकि वो वैसा नहीं था कि वो अनक्लेम्ड था, अब उसके स्टेटस के बारे में आई थिंक जो वस्तुस्थिति है वो यही है, वो एक केस प्रॉपर्टी थी। अदरवाइज ऐसे कोई भी ट्रक जो है वहाँ सामान्य परिस्थिति में पहुंच ही नहीं सकता। किसी भी बड़े प्रोटेस्ट के बाद नई दिल्ली में इंटरनेट बंद कर देना, मेट्रो स्टेशन सील कर देना और ट्रैफिक रोक देना आम बात हो गई है। सुरक्षा के नाम पर आम जनता को जो परेशानी होती है, क्या पुलिस के पास इसका कोई बेहतर या स्मार्ट विकल्प नहीं है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी प्रोटेस्ट के कंडक्ट को समझने के लिए प्रोटेस्ट के पूरे स्वरूप को जानना हमें बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें भीड़ इस ढंग से आती गई जिसमें कहीं कोई रोक नहीं था। भीड़ आएगी कैसे? भीड़ आएगी मेट्रो से, भीड़ आएगी वैसे साधन जो उनको ट्रांसपोर्ट के उपलब्ध होंगे, और सारे जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के मेट्रो स्टेशंस हैं, वो बहुत जो धरना स्थल है
उससे बहुत नजदीक है। संसद के ठीक आसपास ही केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो स्टेशन है। तो बहुत ऐसे तो, और उसमें हजारों की तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं, और वो वैसे लोग नहीं हैं जो कि जो भीड़ का हिस्सा बन गए, जो प्रोटेस्टर्स के पार्ट बन गए। अब पुलिस के पास एहतियात के तौर पे ये एक ऐसा प्रश्न है जिसपे हमेशा, मतलब मैं उस प्रश्न पे बाद में आऊंगा आप पे, लेकिन ये इसलिए भी आवश्यक होता है कि हम एक स्थल जो 1000 से ज्यादा आदमी को एकोमोडेट नहीं कर सकता है, और वहां पे 50,000 की भीड़ इकट्ठी हो रही है, और भीड़ इस तरह से आ रही है जो आसपास के सारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स का फायदा उठा रही है, जिसमें आम नागरिकों को ज्यादा कष्ट हुआ वो तो उतर गए, लेकिन भीड़ में ये बता पाना, आइडेंटिफाई कर पाना, पहचान कर पाना कि कौन व्यक्ति यहाँ ऑफिस में काम करने के लिए आया, कौन व्यक्ति यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्टर का पार्ट है, ये नहीं। तो ये एहतियात के तौर पे पुलिस के को ये जो है कदम उठाने पड़ते हैं। इंटरनेट वगैरह इसलिए ब्लॉक करना पड़ता है कि जिस ढंग से इसमें फॉल्स नैरेटिव्स डेवलप हो रहे हैं, फेक वीडियोस, फेक चीजें प्रसारित हो रही हैं, और वैसी चीजें प्रसारित हो रही हैं जिससे उस पूरे प्रोटेस्ट में जो हवन में घी का काम कर रहा है, जिससे और भीड़ उत्तेजित हो रही है। कोई भी अनवेरिफाइड चीज किसी ने डाल दिया कि किसी आदमी को यहाँ पे चोट लग गया, किसी आदमी को यहाँ बिना वेरीफाई किए हुए, और वो चीज ऐसा हुआ है, पहले हुआ है कि इस तरह के न्यूज को सर्कुलेट करने के बाद और भीड़ और उग्र हो जाती है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ऐसे चीजों को, और वो भी कम से कम डिसरप्शन हो। पुलिस संवेदनशील रहती है कि इससे मतलब जो है वो आम नागरिकों को जो है बहुत प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ कि ये संवेदनशीलता क्या जो लोग धरने पे बैठे उनके पार्ट पे नहीं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि उनके इस चीज से सामान्य नागरिक को कितना जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीजें एहतियात के तौर पर जो है पुलिस को बहुत एज एक्सट्रीम स्टेप, और जहां उनको ये लगता है कि ये चीजें बजाय मतलब एक तो मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रही है, एक फॉल्स नैरेटिव को प्रोपेगेट करने में जो है कई फेक न्यूज इस पे आ रहे हैं। ऐसे ओकेजन्स पे आपको पता होगा कि बहुत बार कई साल पुराने वीडियोज भी सरफेस कर जाते हैं, वो भी आते हैं, और इसमें कई तरह के हैंडल्स जो अभी मैंने पब्लिक डोमेन में ही पुलिस के द्वारा ये सब सूचना आई है कि उसमें कई जगह के कई ऐसे सोशल हैंडल्स हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो क्रॉस द बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके अपने एजेंडा हैं, वो लोग भी इसमें। तो आखिर जो हमारे पास उपलब्ध, हमारे पास कोई, पुलिस डजंट हैव सुपरनैचुरल पावर, आपके पास जो चीजें हैं उपलब्ध जिनके द्वारा आप किसी चीज को रोक सकते हैं, उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। तो कई बार ये चीजें एक आम नागरिक को के लिए असुविधा का कारण बन जाती है, लेकिन अगर आप उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उससे आम जो नागरिक की ही सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा को रोकने में भी पुलिस जो है बहुत हद तक जो है वो उसको कामयाब होती है। जी। सोनम वांगचुक जैसे चेहरों को देर रात मेडिकल ग्राउंड पर उठाना हो, या बड़े नेताओं का अचानक पीएम आवास की तरफ बढ़ जाना हो, ऐसी स्थितियों में पुलिस के लिए संवाद पहला रास्ता क्यों नहीं बन पाता? नहीं, देखिए, मैं सोनम वांगचुक जी हमारे अनशन पे थे, उन्होंने ये शब्द अपने आप में ही कहता कि आप तब तक अनशन करेंगे जब तक आप मतलब जीवित हैं, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसी एक्सट्रीम तक आप जा सकते हैं। उनके आमरण अनशन करने का एक मॉनिटरिंग जो होता है वो डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है, और डॉक्टर की टीम जो है वो उनके सारे वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स को रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करती है।
तो डॉक्टर की टीम क्यों वहां लगी? ये ऐसा चीज है जिसमें केवल पुलिस का ही रोल नहीं है, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर्स एक्सरसाइज है। तो उनकी हेल्थ के पैरामीटर्स की कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है डॉक्टरों द्वारा, और डॉक्टरों ने एक स्टेप के बाद ये महसूस किया कि अगर और ज़्यादा दिन ये कंटिन्यू करेंगे तो इनके इसका असर जो है इनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है, बहुत क्रिटिकल स्थिति हो सकती है। अब ये किसी के हेल्थ के पैरामीटर को एसेस करना पुलिस नहीं कर सकती है काम, ये डॉक्टर करती है। तो जब डॉक्टरों का ये निर्णय हुआ कि नहीं इनको, और उनकी स्थिति खराब हो रही है, इसकी जानकारी उनके परिवार के लोगों को भी बताया जा रहा है, उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है कि इनको क्रिटिकल केयर के लिए अस्पताल ले जाना आवश्यक है, जो यहाँ पे संभव नहीं है। तो अब जब आपने वो उन सब चीज़ों को भी आपने स्वीकार नहीं किया, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी जगह पर ये भी नहीं करेगी कि वो उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। राइट टू लाइफ जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो राइट टू लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के ऊपर है। तो ये पूरे एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें पुलिस एक पार्ट है, उसके बाद ही उनको वहां से हटाया गया। तो इसमें पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन नहीं, और उसके बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया। अगर उनको हटाना होता तो वो उसके पहले ही हटा दिए होते, वो उतने समय का इंतजार नहीं करते। लेकिन जब उनको डॉक्टरों की तरफ से मेडिकल एडवाइस और मेडिकल इनपुट मिला, तब उन्होंने ये जो है निर्णय लिया। जी सर, आपने दशकों तक पुलिसिंग देखी है। पिछले 4-5 सालों में सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों का नेचर कितना बदला है और पुलिस को खुद को कितना बदलने की जरूरत है? अभिनय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जी। देखिए, मैंने अपने 36 साल के लगभग पुलिसिंग के करियर में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखा और कई जगहों पे देखा। मंडल एजिटेशन जैसे एजिटेशन को हम जब आए थे सर्विस में उस वक्त भी देखा। अभी के जो फार्मर प्रोटेस्ट है, उसके पहले जो फार्मर प्रोटेस्ट एज ए ट्रेनिंग हमने देखा था, जब महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पे पूरा जो है वो कब्जा किया था। जी। और पहले का प्रोटेस्ट और आज के प्रोटेस्ट में एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि पहले के जितने भी प्रोटेस्ट होते थे वो एक लीडर बेस्ड होते थे, जिसमें कोई निर्धारित व्यक्ति है, जो नेता, जो कोऑर्डिनेट करता था पुलिस से कि हम इस दिन यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, हम इस दिन यहाँ पे मार्च निकालना चाहते हैं, और उस पूरे मार्च की जानकारी कितने लोग होंगे, उसमें कितने व्यक्ति होंगे, कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन सा रूट उनको दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो ऑर्गेनाइजर्स को उसी वक्त दिया जाता था कि आप ये चीज़ आपको, उनको और भी जो कानूनी निर्देश होते थे उनको दिया जाता था। और जो ऑर्गेनाइजर होते थे, जो नेतृत्व करते थे, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड होता था प्रोटेस्ट। उसमें नेतृत्व की भी अपनी जिम्मेदारी होती थी कि वो ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रोटेस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आए जो प्रोटेस्ट के या हमारी मांगों को या हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है उसके साथ खिलवाड़ करे या उसमें उपद्रव करे, उसमें कोई प्रॉब्लम करे। तो उनके अपने लोग भी रहते थे इस चीज को अचीव करने के लिए। तो वैसे प्रोटेस्ट को, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2000 में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, वो जो रिलीजियस प्रोटेस्ट था, उसमें लगभग 50,000 व्यक्तियों को हमने 10 दिन तक रामलीला मैदान से लेके और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, एक डेजिग्नेटेड प्लेस था, वहाँ आते थे, वहाँ उनका भाषण होता था और उसके बाद वहाँ से वो, हम उनको डिटेन करते थे, फिर वहाँ से वो रिलीज होते थे या उनके साथ जो भी कार्रवाई हुई। ये एक हफ्ते का पूरा मूवमेंट बहुत ही पीसफुल रहा, किसी के साथ कोई जो है अप्रिय घटना नहीं हुई। जो भी उसके प्रबंधक थे, उस पूरे इसके जो लीडर थे, उन्होंने जो चीज पुलिस के साथ, वो पूरा एस्कॉर्टेड रहता था पुलिस के साथ। तो एक तो पहले के जो प्रोटेस्ट थे उसमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब आज अगर आप प्रोटेस्ट देखिए तो ये डिसेंट्रलाइज लीडरशिप है इसमें, जो आपके पास एक स्पोक्स पर्सन नहीं है, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है, ये मतलब एक ऑर्गेनाइज क्राउड और एक अनऑर्गेनाइज क्राउड, दोनों को हैंडल करना पुलिस के लिए अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। अनऑर्गेनाइज क्राउड में सबसे बड़ी जो मतलब संभावना होती है, जो इस प्रोटेस्ट में भी हुआ, कि अगर आपने प्रोटेस्ट के जो आपके लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर अगर आपने किसी तरह का ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि जो प्रोटेस्ट को बिगाड़ दे, वैसे अनऑर्गेनाइज्ड क्राउड में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो गलत लोग हैं, जिनका एजेंडा कुछ और है, वो भी पेनिट्रेट करते हैं। और यही हुआ है इसमें। आपने देखा होगा, छात्र कभी भी पुलिस के ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे, छात्र कभी भी पुलिस के साथ बदतमीजी, मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने छात्र आंदोलन भी देखे हैं, तो छात्र कभी जो है, चूंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके वो अपने एक ऐसे फेज में होते हैं, जिस फेज में उनको अगर पुलिस के साथ उलझना पड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा इसमें। तो छात्र तो एकदम इस तरह की चीजों में वायलेंस करने में जो है वो डेफिनेटली, लेकिन वो व्यक्ति जिसका कोई इस आपके पूरे प्रोटेस्ट से इंटरेस्ट, कोई उसका अलग एजेंडा है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो एक सबसे ज्यादा जो चेंज है वो ये है कि आज का प्रोटेस्ट बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहले के क्राउड के मोबिलाइजेशन का जो एक टेक्निक होता था वो अलग होता था। आज आपको क्राउड मोबिलाइज करने के लिए एक मैसेज केवल डालना है किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका और वो वैसा ही क्राउड आएगा फिर कि चलो ये तो मौका मिल गया मुझे। कोई उसमें नॉर्मली जो अपराधी, ये कई जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुए उनमें ये हमेशा इमर्ज किया है कि बहुत ऐसे लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेस्ट में जिसमें स्टार्ट हुआ किसी और ऑब्जेक्टिव को लेके, और उसमें जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे वो उनका कोई उस चीज से लेना देना नहीं था, वो उसमें आपराधिक एलिमेंट्स का पेनिट्रेशन हो जाता है, वो पूरे उस चीज का पूरे स्वरूप को ही जो है वो बदल देते हैं। उस पर फिर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। मतलब अब पुलिस की गाड़ियों को तोड़ने के लिए छात्रों के पास इतना, छात्र नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरह से वहां पे पुलिस वाले व्यक्ति के साथ, पुलिस के कर्मियों के साथ जो है के साथ। तो पुलिस और मैक्सिमम रेस्ट्रेंट शो करना, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है। नहीं तो जिस तरह आम नागरिक किसी तरह किसी दूसरे आदमी को, यहाँ एक छोटी सी गाली पे कोई दूसरा आदमी उत्तेजित हो जाता है, पुलिस में वर्दी में लोग खड़े होते हैं और वहां पुलिस के बारे में इतनी गालियां, इतनी उलूल जुलूल बातें की जाती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है उसको वो रिस्ट्रेंट मेंटेन करता है। लेकिन इसी पे जी सर, मैं इसी पे आ रहा था अपने अगले सवाल को लेकर भी आपके पास, कि अगर एक लाइन में कहना हो तो सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के एक्शन को आप किस तरह से आंकेंगे? सफल क्राउड कंट्रोल या फिर प्रशासनिक चूक हो गई? नहीं, अगर आप, मैं पूरे एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में अगर इस मैं पूरे प्रोटेस्ट को देखता हूं, तो दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल करने में बहुत सक्षम रही है। इसके और भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, और उसमें भी सक्षम रही, इसके बावजूद कि पुलिस के बहुत अधिकारी इसमें घायल भी हुए, उनको भी चोटें आई हैं। जी। मेरा अगला सवाल है सर कि सामान्य प्रक्रिया के तहत कानून का क्या नियम है? क्या छोटे निर्णय हो या फिर बड़े स्तर के निर्णय, उसको लेकर मतलब क्या रूल फॉलो किया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर में जो भी निर्णय लिया जाता है, आपको मैंने बताया कि ये सारे इतना ये विस्तृत वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त था, जिसमें बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी भी जो इसमें शामिल थे, और हर एक
ग्रुप ऑफ पुलिस के साथ एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, जॉइंट सीपी, सब लेवल के अधिकारी, उनको एक एक निर्धारित क्षेत्र दिया जाता है, एक एक उस क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। इस क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये इंश्योर करेंगे कि, क्योंकि वो इलाका फैला हुआ है, वो काफी विस्तृत इलाका है वो, और कई जगह से वहां लोगों के आने की संभावना है। तो ये एक पुलिस के मैनेजमेंट का पार्ट है कि दायित्व को कैसे जो है उसको उसका बंटवारा किया जाए। रही बात निर्णय लेने की, तो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में निर्णय जो व्यक्ति वहां पर उपलब्ध है वही व्यक्ति निर्णय लेता है। वही व्यक्ति निर्णय लेता है कि अब ये क्राउड इतनी उग्र हो गई है कि इसके ऊपर हमें जो है, इन्होंने एक बैरिकेड नहीं 2-2 बैरिकेड तोड़ दिया, इनके ऊपर किसी भी वार्निंग का कोई असर नहीं पड़ा, तो अब इनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जाए, इनके ऊपर फिर इसके बाद अगर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता तो इनके ऊपर जो इनके साथ जो है वो लाठीचार्ज होनी चाहिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने चाहिए। तो ये निर्णय जो व्यक्ति मौजूद है वहां पे उसके असेसमेंट के ऊपर है, वही निर्णय लेता है और वो अधिकारी होते हैं। ये निर्णय एक हवलदार और सिपाही नहीं लेते हैं, वो उस निर्णय को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड पे। वो हुआ कि अब इनके ऊपर आप फॉर्मेशन बना हुआ है, अब इनके ऊपर इनके साथ के इंचार्ज करना है, तब उसके साथ जो है वो उसी निर्देश का पालन। तो आदेश जो है वो हमेशा जो भी सक्षम अधिकारी मौके पर उपलब्ध है, मौके पर मौजूद है और जिसने पूरे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में परिप्रेक्ष्य में उस सब चीजों का असेसमेंट करने के बाद उसके बाद वो अपना निर्णय वहां पे देता है। जी, मतलब स्थिति और सिचुएशन को देखते हुए ही जो भी निर्णय होते हैं वो जो भी निर्णय होगा वो उसके पूरे स्थिति को आकलन के बाद हुई। और मैंने बताया कि वो आकलन यही होता है, किसी प्रोटेस्ट का कैरेक्टर कैसे चेंज करता है उसका यही हुआ। हमने आपको वार्निंग दिया, आप वार्निंग के बाद ही चुप हो गए, तो पुलिस फिर आपको कोई उनको कुछ नहीं करेगी पुलिस। आपने वार्निंग के बाद भी आप उसके बाद बैरिकेड तोड़ दिया आपने जी, उस बैरिकेड के पीछे पुलिस वाले हैं, वो उसके बाद दूसरा बैरिकेड भी आपने तोड़ दिया। तो संभावना ये है ना कि अब आप इसके साथ साथ तोड़ के आप आगे भी जा सकते हैं जी, यहाँ की जो एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए प्रतिबंधित है। 144 पूरे जिले में लगा हुआ है, आपको संसद जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो और एक संसद हमला हम झेल भी चुके हैं सर, एक संसद हमला। मतलब तो आप एक ऐसे जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने से आपको ठीक है शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को कोई एतराज नहीं था, पुलिस ने आपको फैसिलिटेट किया, पुलिस ने आपके उस संवैधानिक अधिकार का जो है कानून द्वारा प्रदत्त हमारे पास जो अधिकार है उस दायित्व का निर्वहन किया पुलिस ने। लेकिन जब आपने कानून का उल्लंघन किया, कानून को अपने हाथ में लिया, कानून के प्रति आपका कोई सम्मान नहीं है और आप अपने उस गतिविधि से न केवल किसी व्यक्ति के जान माल की जो है वो उसको खतरे में डाल रहे हैं, आसपास के पूरे परिस्थिति को बिगाड़ने में जो है आपका योगदान होगा, आप शारीरिक जो सरकारी संपत्ति है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज पुलिस खड़े होकर नहीं देख सकती है, पुलिस को वैसी परिस्थिति में एक्शन लेना होगा। ये उनके ट्रेनिंग का, ये उनके मतलब प्रोफेशनल कंडक्ट का एक पार्ट है, वो इस चीज को नहीं निगेट कर सकते। वो नहीं, आप पुलिस वाले के सामने कोई आदमी किसी जीप को आग लगा दे, किसी को पलट दे या किसी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करे, वो मूक दर्शक नहीं होगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा जी। तो इसमें भी जो एक्शन हुआ उसका निर्णय जो संबंधित अधिकारी जहां पर उपस्थित है और उन्होंने जो उसका आकलन किया, चूंकि फैला हुआ कई जगह होगा, कई जगह कुछ एक्शन हुआ होगा, कई जगह नहीं एक्शन हुआ होगा, कई जगह स्पिल ओवर हुआ होगा, तो वो सारी चीजों का निर्णय जो संबंधित अधिकारी होते हैं वही लेते हैं जी। सर
कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर होती है तो हम उसे झट से इंटेलिजेंस फेल्योर कहते हैं। फिर अगर पुलिस सख्ती दिखाए तो हमें ज्यादा नियम कानून नहीं पसंद आता। कहते हैं ये बंद कर दिया, यहाँ रोक लगा दी। तो ऐसे में क्या भारत में पुलिसिंग और खासकर दिल्ली में ज्यादा चुनौतियों से भरा है? दिल्ली की पुलिसिंग इतनी चुनौतीपूर्ण है कि देश की बहुत कम ऐसी पुलिस संस्थाएं हैं जो उन चुनौतियों का सामना कर। कोई भी देश की पुलिस ऐसी नहीं होगी जिसके दायित्व में संसद की सुरक्षा, सारे मंत्रियों की सुरक्षा, राष्ट्रपति की सुरक्षा, यहाँ के सारे दूतावास की सुरक्षा, यहाँ पर होने वाले सारे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनकी सुरक्षा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज के अलावा, सिक्योरिटी के रिलेटेड अलावा, इस पूरे शहर को एक आम नागरिक के लिए महफूज रखना कि हर व्यक्ति यहाँ पे उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना हो, ये एक मतलब तो हमारी जो 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 दिल्ली पुलिस की जो चुनौतियां हैं वो देश के कई जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैं महानगरों के उनसे अलग है, बहुत अलग है। यहाँ का अपराध का नेचर अलग है। यहाँ बहुत ऐसी चीजें दिल्ली पुलिस को हैंडल करना पड़ता है जिससे पुलिस का कोई वास्ता नहीं है। घटना हुई सोलापुर में, धरना देंगे हम दिल्ली में, जंतर मंतर पर देंगे। घटना बरेली में हुई, हम धरना देंगे यहाँ पे। तो और उस जिले में लगभग साल भर में कम से कम हजारों की संख्या में इस तरह के प्रोटेस्ट को जो है हैंडल करना पड़ता है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को, बाकी अपने लॉ एंड ऑर्डर इसके अलावा। तो दिल्ली की पुलिसिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और हमारी जो यहाँ की चुनौतियां हैं वो चुनौतियां मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रदेश की जो पुलिस है उनकी अपनी अपनी अलग चुनौतियां हैं और ये चुनौतियों का स्वरूप बदलता जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले की चुनौती और आज की चुनौती में बहुत अंतर है। तो ये चुनौतियां बढ़ रही हैं और उन चुनौतियों को निपटना, उन चुनौतियों को किस तरह आप जो है उससे अपने आप को तैयार करें, ये भी पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और पुलिस अपने आप को तैयार करती है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है कि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आप आर्थिक अपराध शाखा में ज्वाइंट कमिश्नर थे, लेकिन जब स्थिति गंभीर हुई तो आपको विशेष रूप से दंगा नियंत्रण के लिए वहां भेजा गया। जब किसी अधिकारी को अचानक संकट की स्थिति यानी क्राइसिस सिचुएशन को संभालने के लिए ग्राउंड पर उतारा जाता है तो तुरंत स्थिति को समझना और शांति स्थापित करने के लिए क्या रणनीति अपनानी पड़ती है? देखिए अभिनय जी, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो राइट्स के सिचुएशन था वो बहुत ही गंभीर था जी। लेकिन मैं चूंकि उस जिले में डीसीपी के रूप में भी कार्य किया है मैंने वहाँ, तो मुझे उस जिले के एक जो नॉर्मल प्रोफाइल और टोपोग्राफी और बाकी सारे पुलिसिंग प्रॉब्लम से उसकी जानकारी थी मुझे जी। तो जब मुझे वहाँ तैनात किया गया तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि यहाँ के लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा होनी चाहिए जी। लोग सुरक्षित महसूस करें और उसको अचीव करने के लिए तो सबसे इफेक्टिव स्टेप मैंने उठाया कि हमने फ्लैग मार्च किया। कॉन्टिन्यूअस अपनी पुलिस टीम के साथ हम एक लाउड हेलर लेके और अपनी पूरी टीम के साथ उस पूरे दंगाग्रस्त क्षेत्र का जो है हम दिन में कम से कम 2-3 बार जो है वो ऑन फुट जो है वो हम जाते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे, लोगों को ये अश्योर करते थे कि आप बाहर आइए, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपकी मदद के लिए है। और इसमें आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कई ऐसे जगह हम गए जहाँ पे लोग दंगे के चलते 2-2, 3-3 दिन से अपने घर से किसी से मिलने के लिए आए हुए थे और उसके बाद वो नहीं जा पाए। वैसे परिवारों को भी हमने निकाल के अपनी सुरक्षा कवर में उनको उनके घर पे पहुंचाया और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम एक बहुत ही 1-2 दिन के अंदर ही उस पूरे क्षेत्र में हमारा जो मेरे
मेरा क्षेत्र जिसकी दायित्व जो मुझे दिया गया था, जी। और जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था, जहाँ उस आईबी के कांस्टेबल का मर्डर हो गया था, जी। उस पूरे क्षेत्र में हम 1-2 दिन के अंदर ही सामान्य स्थिति बनाने में सफल रहे। लोगों का आना-जाना सफल हुआ। वहाँ से जितने पत्थर वगैरह जो उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा था, वो सब कुछ हमने हटाया। पीस मीटिंग्स वगैरह की। लेकिन वो बहुत मेरे अपने पुलिसिंग करियर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, जिसको हमने बहुत इफ़ेक्टिवली हमने हैंडल किया। और उसके बाद वहाँ पे एक बार नॉर्मल स्थिति हो जाने के बाद, चूँकि वहाँ बहुत ही मिक्स्ड कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो भी कहीं कोई किसी जगह जा नहीं पाते थे। तो वो सारा मूवमेंट्स वगैरह एक बहुत ही सही समय में, और जहाँ ज़रूरत पड़ी हमें सख्त वहाँ निर्देश और सख्त निर्णय लेने की, वो भी लिया हमने काम। तो ये हर कानून व्यवस्था की स्थिति जो होती है, उसका एक सैद्धांतिक पक्ष अलग होता है और एक पक्ष होता है जो ज़मीन पे होता है। तो जो ज़मीनी पक्ष होता है वो आपके जो लोग बैठकर जिसके उसके बारे में कल्पना करते हैं, उससे कहीं अलग होता है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जी। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, जो जिंजी दौर में अभी जिस तरह से जिंजी लिंगो और छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पुलिस को लेकर वायरल की जा रही है, और पुलिस के पक्ष को आपने बखूबी और जो भी मतलब उसकी छवि को जिस तरह से आपने बताया है और सारा कुछ मतलब साफ किया है, तो हमारे दर्शकों को भी बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस जो है वो हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी दोस्त है, और हमारी हिफाज़त करने के लिए ही मौजूद है। तो सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं अभिनय जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जी। अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस कोई भी चीज़ मतलब इस तरह के एक्शन लेने में पुलिस को मज़ा नहीं आता है। यू जी। डोंट एन्जॉय टेकिंग किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना, किसी इन चीज़ों को। लेकिन जब आपने वर्दी पहनी है, जब आपके ऊपर दायित्व ही है, क्योंकि ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती। जी। कानून और को व्यवस्थित रखना, ये पुलिस ही कर सकती है। उस क्रम में जब पुलिस करेगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप्रिय होती हैं, लेकिन वो अप्रिय होना वो कोई इंटेंशनल नहीं है। वो ऐसा नहीं कि जानबूझकर वैसा किया गया। वो वैसी परिस्थिति होती है, और किसी भी हालत में पुलिस को अगर उस स्थिति बाहर जाएगी जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, और भी भयावह हो सकती है, जान-माल का खतरा हो सकता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करने की, उन परिस्थितियों में पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। जी। तो मैं आपको एक बार पुनः अपने इस शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।